and good evening, everyone. So it's not just evening, but it's going to be night. But we are going to commence the class. Okay. चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्लास को. लेट्स नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बिहाइंड द प्रिल्यूड. देखिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं हर चीज के पीछे. आपको मालूम है कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं. सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं द प्रिल्यूड में, वो क्या क्या है. द प्रिल्यूड में हम किन किन चीजों के बारे में समझ सकते हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है ना. सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड some interesting facts behind the prelude. Okay, chale. So to understand or to start with this, Wordsworth worked on the prelude for over 50 years. मतलब वर्ड्सवर्थ ने द prelude पर लगभग कितने वर्षों तक काम किया है? More than 50 years. ये हाईलाइटेड चीज है. ठीक है. मतलब आपसे एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने prelude में कितने साल तक काम किया. आपसे ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऐसे कौन से एरा के राइटर रहे जिन्होंने एक ही वर्क पर, जैसे कि द प्रिल्यूड का नाम नहीं दिया रहेगा, ऐसा रहेगा कि ऐसे कौन से इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट या मेजर राइटर रहे हैं या पोएट रहे हैं जिन्होंने अपने एक पीस ऑफ वर्क पर मोर देन 50 इयर्स काम किया. मोर देन 50 इयर्स काम किया. तो उनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ. क्या नाम है ये ध्यान दीजिएगा. उनका नाम हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है. और अगर वर्क का नाम पूछेगा तो द प्रिल्यूड. और ये भी पूछ सकता है कि द प्रिल्यूड जो है वो बेसिकली किस वर्क का एक छोटा अंश मात्र था. तो आपको वहां आंसर देना होगा द रेक्ल्यूज. आंसर क्या देना होगा? द रेक्ल्यूज. ठीक है ना. ये याद रखिएगा. Although the prelude was published posthumously in 1850, Wordsworth actually began working on the poem as early as 1798. देखिए बहुत जगह पे आपको ना बहुत सारे बुक्स में 1799 मिलता है. ठीक है. इन द बिगिनिंग ऑफ 1799 उन्होंने काम शुरू किया था. बट कुछ ऐसे भी जगह हैं, रेफरेंसेस हैं, जहां आपको मिलेगा 1798. क्या मिलेगा? 1798. तो ये ध्यान रखिएगा. तो वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा माना जाता है राइटिंग्स में, हम लोग ये समझ पाते हैं हिस्ट्री में कि उन्होंने द प्रिल्यूड को, ठीक है, कब से लिखना शुरू कर दिया था? लगभग 1798 से. एंड कंटिन्यू टू रिवाइज एंड एक्सपैंडेड. और उसी चीज को वो बार बार पुनरावृत्ति या रिविजन देते थे और उसको धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया? एक्सपैंड किया. मतलब उसका विस्तार किया. किसका? द प्रिल्यूड का. ठीक है. इट थ्रूआउट हिज लाइफ. और थ्रूआउट हिज लाइफ मतलब उनका पूरा अपना जीवन काल तक उनका वो चलता रहा. ठीक है ना. दिस मीन्स दैट द प्रिल्यूड इज नॉट ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ्स ओन लाइफ बट also a testament to his lifelong commitment to the craft of poetry. मतलब इसलिए द प्रिल्यूड को हम सिर्फ उनका एक ऑटोबायोग्राफी नहीं कहते हैं. ठीक है. उनके जीवन का रिफ्लेक्शन नहीं कहते हैं, बल्कि हम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने जो अपना पूरा लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट दिया है, किसको? क्राफ्ट ऑफ पोइट्री को. पोइट्री के क्राफ्ट के रूप में उन्होंने हमेशा से तरजीह दिया, वैल्यू दिया. वो यहाँ पे कहा जा रहा है. ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखिए. चलिए अब देखते हैं आगे. राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट. क्या और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में, अब वो देखते हैं. द पोएम. ये किस पोएम के बारे में हम बात कर रहे हैं? द प्रिल्यूड. ठीक है. सो द पोएम वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्जर वर्क. ठीक है ना. और ये लार्जर वर्क का जो है नाम वो क्या है? द रेक्ल्यूज, जो ऑलरेडी अभी मैंने बताया. और ये द रेक्ल्यूज क्या है? बेसिकली एक फिलोसॉफिकल वर्क या फिलोसॉफिकल पोएम. ये याद रखिएगा. अब आपसे एग्जाम में कैसे आएगा? The prelude was intended to be a part of a philosophical poem. What is the name of the poem? The Recluse. ठीक है. आंसर क्या हो जाएगा? The Recluse. So, which Wordsworth worked on for many years but never completed. इन्होंने वो वर्क कभी कंप्लीट नहीं किया. ठीक है. ये वर्क इन्होंने कभी कंप्लीट नहीं किया, कर नहीं पाए. ओके. So, The Recluse was meant to be a grand statement about humanity's place in the natural world, and The Prelude was meant to be a sort of prelude to that larger work. ठीक है. मतलब The Prelude जो आज हम देख पा रहे हैं,
ये बेसिकली उसी लार्जर लाइक ह्यूमैनिटी प्लेस इन नेचुरल वर्ल्ड को जो वो दिखाना चाहते थे एलैबोरेटेड वर्जन में, किस पीस ऑफ राइटिंग में, द रिक्ल्यूज में, किसमें, द रिक्ल्यूज में। ठीक है, वो पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन यही जो द प्रिल्यूड है, ठीक है, राइट, वो उसी मतलब एक तरह से द रिक्ल्यूज का ही एक कह सकते हैं कि एक लाइक समराइज्ड वर्जन हम मान के चल सकते हैं कि हमें दिख पाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में इसे पूरा नहीं किया, द रिक्ल्यूज तक पहुंच नहीं पाए। ठीक, चलिए, इट वॉजन पब्लिश्ड। अब तीसरी बात ये कि जो ये द प्रेल्यूड है, ये उनके जीवन काल तक यानी जीते जी पब्लिश नहीं हो पाया, पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ, ये पता है आप सबको, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। डिस्पाइट वर्किंग ऑन द पोएम फॉर ओवर 50 years, वर्ड्सवर्थ नेवर पब्लिश्ड द प्रेल्यूड। ठीक है, मतलब वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया ही नहीं, तो डेथ हो गया। It wasn't until his literary executor William Knight edited and published the poem in 1850. ये बहुत important है, ये बहुत important है. So you can mention very important for this. Okay. So it wasn't until his literary executor विलियम नाइट, ये आप नाम हमेशा के लिए याद रख लीजिए, विलियम नाइट, ठीक है, WK, विलियम नाइट, एडिटेड, इन्होंने ही क्या किया है, एडिटिंग किया है और फिर पब्लिश किया है पोएम को, कब, 1850 में, नियरली 30 years आफ्टर वर्ड्सवर्थ्स डेथ। अब आप सोच लीजिएगा, ठीक है, मोर देन 50 years इन्होंने काम किया, उसके बाद फिर और कितना साल लगा पब्लिश होने में, 30 years after Wordsworth's death, that became widely known. So you have to keep the name in your mind. Name is what? William Knight. William Knight. Right. चलिए आगे बढ़ते हैं। Fine. So the next point that we have to understand is the poem is written in blank verse. ठीक है, अब देखिए blank verse क्या होता है आपको पता है, blank verse, ठीक है ना, हम इसके बारे में थोड़ा expanded एक क्लास रखेंगे, आपको पोएट्री के डिफरेंट लाइक वेज पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन रखेंगे, और फिगर्स ऑफ स्पीच का भी हम लोग क्लास रखने वाले जल्दी, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिगर्स ऑफ स्पीच में भी प्रॉब्लम हो रहा है। So we will go ahead with that as well. So the poem is written in blank verse. ये लिखा गया है blank verse, मतलब कोई rhyme scheme तो नहीं होगा, है ना, blank verse है। So unlike many of Wordsworth's other poems, ठीक है, which are written in traditional rhymed verse, मतलब देखिए इनके जो वर्ड्सवर्थ की जो बाकी की जो कविताएं हैं वो पारंपरिक राइम्ड वर्स में है, यानी कि अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जिस आदमी ने कभी लाइक अपने ज्यादातर जनरल कविताओं में क्या लिखा है, राइम्ड वर्स का प्रयोग किया है, वो सडनली क्या करता है, ब्लैंक वर्स का प्रयोग करता है। अपने एक्सटेंडेड जो वर्जन में उन्होंने लिखा है द प्रिल्यूड, उन्होंने जो लिखा है द प्रिल्यूड, उसमें हमें ब्लैंक वर्स देखने को मिलता है, ना कि कोई ट्रेडिशनल राइम्ड वर्स, which is unrhymed poetry written in iambic pentameter। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ब्लैंक वर्स में कभी भी कोई राइम स्कीम पैटर्न नहीं अपनाया जाता है, हाँ इसमें मीटर जरूर होता है, तो इसमें कौन सा है मीटर यूज, कौन सा किया गया है, आयम्बिक पेंटामीटर, ये भी याद रखिएगा। तो द प्रेल्यूड का जो कह सकते हैं मीटर है, पोएटिक मीटर, वो है आयम्बिक पेंटामीटर। This gives the poem a more natural conversational tone that reflects the way Wordsworth spoke and wrote। मतलब इसमें ये बताया गया है, इन्होंने जिस तरीके से लिखा है वो उसी तरीके से लिखा गया है जैसे कि वो बातचीत कर रहे हैं, कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ मानो कि किसी से बात करो, तो उसी अंदाज में इन्होंने इस पोएम को लिखा है ब्लैंक वर्स में। ठीक है, चलिए लेट्स सी। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ड्सवर्थ्स ट्रेवल्स इन यूरोप। पूरे यूरोप का जो भ्रमण है उनका, ट्रेवल्स इन यूरोप जो है, उसी से ये क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित हुए, और तब इन्होंने लिखा क्या, द प्रिल्यूड। हालांकि द प्रिल्यूड द रिक्ल्यूज बनने वाला था, बट द प्रिल्यूड तक ही सीमित रहा। While the prelude is largely about Wordsworth's life in England, it was also influenced by his travels throughout Europe, particularly his time in the Alps। Alps पर्वतमाला का बहुत एक टाइटल में ही इन्होंने जिक्र कर दिया है, ठीक है, एक बुक में। Wordsworth was deeply inspired by the grandeur of the mountains and the beauty of the natural world।
अब देखिए उनके ज्यादातर कविताओं में आपको माउंटेन या हिली एरियाज का जरूर जिक्र मिलता है, ठीक है। तो उनको पर्वतों में ग्रैंड जो उनका जो डायमेंशन होता है वो बहुत आकर्षित करता था। और जो प्राकृतिक दुनिया है उसमें पहाड़ों का, जैसे बचपन में भी हम लोग क्या करते हैं, जो चित्र बनाते हैं उसमें बच्चे क्या बनाते हैं, पहाड़ जरूर बन, पहाड़, ठीक है, नदी, राइट, सूरज उग रहा है, तो ये सारी चीजें करते हैं ना। तो बस एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने द प्रिल्यूड में जैसे ही लिखा है, तो दिखाया उन्होंने कि मुझे कितना इंटरेस्ट है भाई किसमें, पर्वतों में। जैसे दी आल्प्स का डायरेक्ट जिक्र है, आल्प्स पर्वतमाला, and the beauty of the natural world, and these experiences find their way into the poem in various ways। और यही सारी experiences जो थे ना, उन्हीं को उन्होंने क्या लिखा है, किसमें लिखा है, द प्रिल्यूड में। और बस वही चीज है, आप इसमें यही समझ सकते हैं, इसमें सीधा सीधा बात किसका किया गया है, इसमें बात हुई है किसकी, उनके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस की, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। मतलब एक बहुत ही एक नटशल में मैंने आपको समझाया है कि आपको कैसे दिमाग में रखना है इन सारी चीज़ों को, और कैसे आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये, नो डाउट। बिकॉज यू नो लाइक जब आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा, जब आप द प्रिल्यूड को ठीक से समझ पाएंगे, उसका नटशल समझ पाएंगे, तो एक बेनिफिट ये होगा कि जब हम लोग टेक्स्ट पे आएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्स्ट हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे समझना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग टेस्ट की ओर चल रहे हैं, है ना। एंड यस, लेट्स सी। जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने जो सबसे फर्स्ट जो उनका जो बुक है, ठीक है, लाइक बुक 1, ओके, उसका टाइटल ही है क्या, आप देख सकते हैं उसका टाइटल क्या है, बताइए। बुक फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। मतलब इसी बुक में उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को दिखा दिया कि किसी, मतलब एक होता है ना कि उनका जो बचपना था, ठीक है, वो दूसरे बच्चों की तरह था या नहीं था, स्कूल टाइम उनका कैसा रहा, ये सारी चीजें, और स्कूल में उनको किस तरह का ट्रेनिंग मिला, मतलब किस तरह का उनको नॉलेज एक्सपेंस मिला, ठीक है, क्या उसका डिमेंशन था उनके लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिली किसमें, इसी में, बुक फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, ठीक है। नहीं, वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है।